हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट देखे थे कि अंत में फ्रांस में जो सिस्टम चला था वो डायरेक्टरी शासित फ्रांस था, यानी कि एक सिस्टम बनाया गया था डायरेक्टरी का शासन। और ये डायरेक्टरी के शासन में 5 लोगों का शासन चलता था, 5 लोगों के द्वारा वो शासन चलाया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम इतना हो जाता था, लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता था कि वो फिर एक इंसान के सत्ता की ओर वो सिस्टम चला गया और यहीं से नेपोलियन का उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अब देखिए, क्रांति चल रहा है कहाँ पे? फ्रांस में 1789 का समय है, आप लोगों को याद होगा। फ्रांस में क्रांति चल रहा है, तो क्रांति का मतलब होता है अचानक बदलाव, कोई बड़ा बदलाव। लेकिन क्या कोई बदलाव हुआ? अब तो बदलाव तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या महिलाओं के लिए बदलाव हुआ? ये पढ़ना है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो देखिए, महिला जो है, जब फ्रांस की क्रांति का नींव बन रहा था, शुरुआत होने वाला था, तो महिला भी इस उम्मीद से कि हमें भी अधिकार मिलेगा, वो भी उस आंदोलन में अच्छी भूमिका निभाती है। ठीक है, वो सोचती है कि चलो हमें भी कुछ अधिकार मिल जाएगा, इसीलिए हम भी जाके क्या करते हैं, क्रांति में भाग लेते हैं। ठीक है, अब महिलाएं किस प्रकार की थी वहाँ? देखिए, बड़े फैमिली से तो कम ही लोग आएंगे। ज़्यादातर किस तरह के फैमिली के थे? तो निम्न वर्ग के फैमिली के। ठीक है, इसमें कौन लोग आते थे? जीविका निर्वाह, जो अधिकतर महिला है वो जीने के लिए कुछ काम करती थी, जैसे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुनाई। ठीक है, फल फूल बेचना, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, यानी कि आप समझ लीजिए जो नौकरानी जैसा काम नहीं करती, जो जाती है कि नौकरानी का काम करना है वो। ठीक है, ये सारा काम वो लोग करती थी। उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था, रेयरली कोई ही पढ़ती थी। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि वैसा काम जिससे कुछ वैसा शिक्षण जिससे कुछ काम किया जा सके, जैसे सिलाई बुनाई वगैरह, ये सब का प्रशिक्षण मिलता है। बिजनेस का प्रशिक्षण कुछ भी नहीं ले सकती थी। धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। कॉन्वेंट आप लोग याद कीजिए, पीछे बताए थे। ठीक है, कॉन्वेंट में कौन पढ़ पाता था? कॉन्वेंट समझ लीजिए धार्मिक शिक्षा को लेके एक संस्था बना हुआ था, वहाँ पे धनी परिवार की लड़कियाँ पढ़ सकती थी। और लड़कियों का काम क्या था? उनकी शादी कर दी जाती थी और परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। जैसे क्या करना है उसको? तो खाना पकाना है, ठीक है, फिर पानी लाना है, लाइन लगाकर पावरोटी लाना है और बच्चों की देखरेख करना है। ये सारा काम वो लोग करती थी। और जो काम करती भी थी तो वहाँ पे जो वेतन मिलता था, वेतन वो पुरुषों से कम मिलता था। महिला को वेतन पुरुषों से कम मिलता था। ये उस समय का नहीं, आज के समाज का भी हाल है। आज भी जहाँ पे भी देखिएगा वो वहाँ पे महिलाओं को वेतन कम मिलता है, अगर सेम काम किया गया है तब भी। ठीक है, अब उसके पीछे लोग तर्क दे सकता है कि इसलिए दिया जाता है कम, इसलिए दिया जाता है, लेकिन आज बराबरी का अधिकार का जब बात होता है तो ये सब थोड़ा पीछे हो जाता है बात, कि नहीं कम करती है तब भी उसको सेम ही देना चाहिए। लेकिन आज भी आपको ये दिखेगा कि मजदूरी उन लोग को सेम काम के बदले कम मिलेगा। ठीक, दिन भर अगर कोई पुरुष लेबर का काम करता है और महिला भी वही सेम लेबर का काम करती है, तो महिला को कम मिलेगा, पुरुष को ज़्यादा मिलेगा। आप लोग खुद देखे होंगे। ठीक है, तो महिला लोग इस उम्मीद से कि हमें भी कुछ अधिकार मिलेगा, इसीलिए वो लोग क्या करती है, तो वो लोग खुद का राजनीतिक क्लब बनाती है। आप लोग को याद है ना, क्लब बना के वहाँ बातचीत होता था और अखबार भी निकाले गए
महिलाओं के लिए। फिर इस तरह के 60 क्लब थे। टोटल कितने क्लब थे? 60। यानी कि बहुत ज़्यादा वो लोग डिमांड कर रही थी अपने अधिकार को लेके। ठीक है, उसमें सबसे मशहूर जो था वो एक द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, ये एक सबसे मशहूर क्लब था जो महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने का डिमांड करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था, जिसमें महिलाओं ने भी योगदान दिया था इस क्रांति में, और जो 1791 में संविधान बना उसमें याद कीजिए महिला लोग तो निष्क्रिय नागरिक थी। निष्क्रिय नागरिक, टेक्निकल भाषा याद रखिएगा तो अच्छा लगेगा। निष्क्रिय नागरिक थे। निष्क्रिय नागरिक याद आ रहा है, यानी कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो मत अधिकार नहीं दे सकती थी, असेंबली के लिए चुनी नहीं जा सकती थी, राजनीतिक पद पर बैठ नहीं सकती थी। तो उनका मानना था कि जब तक हमें ये अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं पहुंच पाएगा असेंबली में। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए, ऐसा नहीं कि महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं मिला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब क्रांति हुआ उसके बाद संविधान बना तो महिलाओं को कुछ अधिकार मिला। जैसे लिखा हुआ है, महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए गए। जैसे स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। स्कूल में अब लड़की लोग जाएगी, उसका जो शादी होगा वो उसके मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, शादी को एक अनुबंध माना गया, कॉन्ट्रैक्ट माना गया। ठीक है, नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण, जो कानून बनता है, कानून रजिस्ट्रेशन होने लगा शादी का, और रजिस्ट्रेशन होगा तो तलाक भी आसानी से हो सकता है, और तलाक के लिए कोई भी पहुंच सकता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। जिसको लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा तो वो दोनों पहुंच सकता है। कहाँ पे? कोर्ट पहुंच के उसको, उस शादी को समाप्त कर सकता है। ये उस टाइम मिला था अधिकार। अभी भी लोग चाहे तो कर सकता है ना। अभी भी हमारे यहाँ इंडिया में भी ये कानून है। तो ये अधिकार दिया गया, तलाक को कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, और फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। याद कीजिए, बिजनेस वगैरह के लिए वो प्रशिक्षण ले सकती है, ट्रेनिंग ले सकती है, कलाकार भी बन सकती है, छोटे मोटे व्यवसाय भी वो चला सकती है। लेकिन ये सब तो दूसरा उपाय है। क्या महिलाओं को राजनीति में अधिकार मिला है? नहीं मिला है। राजनीति करने के लिए अभी भी उन लोग का संघर्ष जारी है। और इसी बीच आता है, याद कीजिए, आतंक का राज। आतंक राज 1793 से 94, 1793 टू 94। ठीक है, अभी आतंक का राज वही जैकोबियन वाला। उस समय क्या किया गया, महिला के क्लबों को बंद कर दिया गया और राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और बहुत सारी जो जानी मानी महिलाएं थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुतों को तो फांसी पे भी चढ़ा दिया गया। क्यों? कि याद, क्योंकि महिलाओं को या आतंक के राज में, याद कीजिए आप लोग, कि बोलने का अधिकार ज़्यादा नहीं था। एक बहुत ही सभ्य क्यों बोलेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट देश बनाना चाहता था। कौन? जैकोबियन, रॉबेस्पियर। जैकोबियन क्लब का नेता रॉबेस्पियर, लेकिन वो भी गड़बड़ हो गया। ठीक, तो उस समय महिला लोग को फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन ये मताधिकार का डिमांड ऐसे ही रुकने वाला नहीं है कोई भी। आप लोग याद है ना कि ये डिमांड तब तक चलता रहेगा जब तक सबको अधिकार मिल नहीं जाता है। तो अनेक देशों में ये संघर्ष चलता रहेगा मताधिकार के लिए। 19वीं सदी, 20वीं सदी, हर तरफ ये चलता रहेगा अधिकार, डिमांड। और जब डिमांड चलता रहेगा तो कभी ना कभी मिलना ही है। ठीक है, तो जब मिलना है तो 1946, देखिए इतना ज़्यादा आगे आके 1946 का बात हो रहा है। 1946 में आके फ्रांस में महिला लोग को मताधिकार मिलता है। कितना लंबा समय गुजर के चुका है, देख रहे हैं आप। मताधिकार जो मिला वो 1946 में मिला है। ठीक है, एक महिला थी, ये देखिए चित्र है, इसका नाम ओलंपे द गूज है।
ये एक क्रांतिकारी महिला है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो 1791 में संविधान बना था उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, उसका ये विरोध की थी और बोली थी कि महिलाओं को भी मानव होने के नाते मूल अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें मानव होने के नाते वंचित रखा गया है मूल अधिकारों से, ये नहीं चलेगा। महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र वो डिमांड कर रही थी, ठीक है। और इसीलिए उस पर कार्रवाई किया गया 1793 में। ओलंपे द गूज जो बहुत सारा क्लब था उसको बंद किया गया। और जब वो आलोचना करती है किसका, जैकोबियन का, आलोचना समझते हैं आप, आलू चना नहीं है, आलोचना। आलोचना मतलब अच्छे शब्दों में किसी की बुराइयों को उजागर करना, ठीक है। गाली नहीं दे देना है, अच्छे शब्दों में किसी का बुराई अगर कुछ है तो उसको बता देना है, तो वो आलोचना हुआ। अब आलोचना है, लेकिन आलोचना या क्या जैकोबियन यानी कि जब आतंक का राज चल रहा था तो कोई उसके खिलाफ, कोई उसका आलोचना कर सकता था, कोई उसके खिलाफ जा सकता था, नहीं जा सकता था। लेकिन ये गई थी, इसीलिए इस पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह का मतलब होता है अपने राज्य से, अपने देश से या फिर अपने सरकार से गद्दारी करना, ठीक है। तो ये देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और ओलंपे द गूंज को क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक। ओलंपे द गूंज कुछ डिमांड रखी थी, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। कैसा, औरत भी जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है, ठीक है। और भी संपत्ति में अधिकार, बोलने का अधिकार, संप्रभुता का अधिकार, सब में कानून के सामने सब लोग बराबर है, इसका अधिकार वो डिमांड कर रही थी। और सिर्फ प्रिविलेज का बात नहीं कर रही थी, बोल रही थी कि महिला भी बराबर है, अगर वो गलती करती है तो उसी के बराबर उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो हर चीज़ में वो बराबरी का डिमांड कर रही थी, ठीक है। एक इंसान था 1793 में, जैकोबियन का एक राजनीतिज्ञ था, सोमेथ, नाम सोमेथ है। वो क्या बोल रहा है कि नेचर ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है कि औरत को घर का काम करना चाहिए, ठीक है। औरत को बच्चे पालना चाहिए, वो बच्चे पैदा करना चाहिए, ये सारा काम उसका है। और प्रकृति ने ही, नेचर ने ही पुरुष को कहा है क्या, कि पुरुष बनो, शिकार करो, कृषि करो, राजनीतिक कर्तव्य निभाओ, यही तुम्हारा साम्राज्य है, ठीक है। जो महिला इसके खिलाफ बात करती है वो निर्लज्ज है और बोल रहा है कि क्या इसका जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं किया जा चुका है, जो तुम लोग ये डिमांड करती हो, ठीक है। तो इस तरह का विचार वाले लोग उस टाइम थे, उस टाइम के अभी भी है, अभी भी इस टाइप के विचार वाले आपको काफ़ी मिलेंगे, कम नहीं, ठीक। चलिए, वो हो गया महिला लोग का ख़त्म। छोटा छोटा थोड़ा बचा है, इसको कंप्लीट करेंगे आज। दास प्रथा का उन्मूलन 5th नंबर में आता है, दास प्रथा का उन्मूलन। ये दास क्या होता था, दास जो है लोगों को ज़बरदस्ती गुलाम बना के ले जाया जाता था एक देशों से दूसरे देशों में, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है दास प्रथा। ये दास प्रथा जो है, लिखा है दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबियन लोग जो है वो दास प्रथा को ख़त्म कर रहा था, बोला दास प्रथा ठीक चीज़ नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक। तो दास में ले कहाँ जाया जाता था, देखिए कुछ कैरिबियन कंट्री आप लोग समझते हैं, वर्ल्ड मैप जब देखिएगा तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जहाँ जुड़ता है वहाँ बहुत सारा आइलैंड है, आइलैंड यानी कि समंदर के बीचों बीच छोटा छोटा ज़मीन, इसी को कैरेबियन आइलैंड बोला जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे भूमि यानी कि ज़मीन है, और वहाँ पे कुछ नाम है, मार्टिनिक, गौडेलोप, सैन डोमिंगो, शायद सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी, ये सब
महत्वपूर्ण चीज़ था, यहाँ पे होता था। ठीक। अब यूरोप के लोग, वो यूरोप लोग खुद को स्टैंडर्ड समझते थे। वो लोग के ये सब जगह में जाके काम करने में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो लोग सोचते थे कि दुनिया से क्यों ना दास मंगा लिया जाए। और दास व्यापार चलता था, इंसानों को खरीदा बेचा जाता था। और ये 3 त्रिकोणीय ट्रायंगल के रूप में इसका व्यापार होता था। एक तरफ था कौन? यूरोप, फिर अफ्रीका और अमेरिका। ये 3 के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार होता था, यानी कि एक दूसरे से खरीदना बेचना चलता था। दास व्यापार जो शुरू हुआ था वो 17वीं सदी में शुरू हुआ है। ठीक है। और अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाया जाता था। और 2 शहर का नाम यहाँ पे दिया है, बोर्दे और नांते। ठीक है। ये 2 बंदरगाह शहर है जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ है सिर्फ दास व्यापार की वजह से। ठीक। यहाँ से क्या किया जाता था? दास को खरीदा जाता था, उन्हें दाग लगाया जाता था कि ये मेरा दास है, और उसको हथकड़ी पहना के अटलांटिक महासागर, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका। ठीक है। तो ये बहुत ही चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता था कि वो लोग को ऐसा हथकड़ी वगैरह पहना के जहाज़ में ज़बरदस्ती ठूंस दिया जाता था और समुद्री यात्रा लगभग 3 महीना का यात्रा पे भेज दिया जाता था। और फिर जब वहाँ गया तो वहाँ पे बागान का जो मालिक है, जहाँ पे खेती होता था, जहाँ पे दास का ज़रूरत था, वहाँ पे उसको बेच दिया जाता था। और इससे किसका ज़रूरत पूरा होता था? तो ये यूरोप का जो दुनिया में राज करते थे उनको चीनी, कॉफ़ी, नील, ये सब का जितना डिमांड बढ़ रहा था, उस सारी चीज़ों का ज़रूरत पूरा कर रहा था कौन लोग? दास लोग। ठीक है। तो फिर इसके बारे में बहस होने लगा कि क्या ये ठीक चीज़ है? क्या जो हम लोग अधिकारों का बात कर रहे हैं, फ्रांस के बारे में बोल रहे हैं कि फ्रांस के लोगों को अधिकार मिल रहा है, क्या दुनिया के लोगों को भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उस तरह किन्हीं को भी उठा के कहीं भी बेच देना चाहिए? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? इस तरह का बात हो रहा था। लेकिन आप जानते हैं अपने ही देश में तो पूरे लोगों को अधिकार मिला नहीं है, तो वहाँ ये दूसरे देशों के बारे में क्या ही सोचना। व्यापारी लोग का विरोध, जो व्यापारी व्यापार करते थे, जिनको दास लोग का, मजदूर लोग का ज़रूरत था, वो बहुत विरोध किया। तो ऐसा नेशनल असेंबली कोई भी कानून पास नहीं कर सका जिससे दास व्यवस्था ख़त्म हो। लेकिन फिर कोशिश किया 1794 में कन्वेंशन याद है? नेशनल असेंबली जो नया नाम अपना रखा था, उसका नाम कन्वेंशन था। वो दासों की मुक्ति के लिए कानून पारित कर देता है, लेकिन बहुत कम समय तक वो लागू रहता है। फिर 10 साल बाद आता है नेपोलियन, और नेपोलियन पुनः इस सिस्टम को शुरू कर देता है। कौन सा सिस्टम? दास वाले सिस्टम को। ठीक। और निगरो लोग को गुलाम बनाने का पूरा छूट मिल जाता सबको। निगरो कौन है? तो निगरो लिखा हुआ है अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान। अफ्रीका देख रहे हैं, उसका ये एरिया पूरा सहारा रेगिस्तान है, उसके दक्षिण में रहने वाले लोग, इनको उठा के ले जाया जाता था। अब इसको कोई भी दास बना सकता है, ये अलाउ कर दिया था कौन? नेपोलियन। ठीक है। ये खराब शब्द था, निगरो समझ लीजिए एक टाइप का नेगेटिव वर्ड है, लोगों को बोलो तो अच्छा नहीं लगता है, उस टाइप का वर्ड है। लेकिन ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आगे इस पे बात होते होते 1848 में फ्रांस का जितना भी उपनिवेश है, यानी कि फ्रांस जिसको जिसको गुलाम बनाया है, वो फ्रांस का उपनिवेश है, सारे जगह से दास प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता है। कहाँ पे? फ्रांसीसी उपनिवेश में। और वो टाइम है 1848 का। ठीक है। तो दास व्यवस्था भी देखें। अब लास्ट टॉपिक, क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। क्रांति चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं क्रांति हो रहा है, तो फिर रोज़ाना की ज़िंदगी कैसा था? देखिए, कुछ सोचने बोल रहा है आपको कि राजनीति जो है, राजनीति यानी कि सत्ता, पावर, राजा, क्या आपका पहनावा, आपका बोलचाल, आपकी पुस्तकें को बदल सकती है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सबको बदल देना चाहिए? 1789 के बाद जो फ्रांस में हुआ था, वो पुरुष, महिला और बच्चे जो हैं
उनके जीवन में ऐसा बहुत सारा चेंज आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो चेंज चाह रहा है समाज में, वो स्वतंत्रता समानता के आदर्श को ढो रहा है। आदर्श समझते हैं आप लोग? आदर्श, आदर्श मतलब एक एक्सट्रीम अच्छाई। एक्सट्रीम अच्छाई, एक्सट्रीम मतलब सबसे उपयुक्त अच्छाई, यानी कि उससे अच्छा ना हो। अब स्वतंत्रता, आप आज़ाद हैं, लेकिन क्या आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं? नहीं है। अब आप पूरी तरीके से आज़ाद होते तो वो स्वतंत्रता का आदर्शवादी रूप होता, लेकिन आप पूरी तरीके से आज़ाद तो नहीं रह सकते। तो स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो क्रांति के समय रोज़ाना की ज़िंदगी ऐसे चल रहा है। बास्तिल का समय है, बास्तिल का विध्वंस हुआ 1789 में। कुछ महत्वपूर्ण कानून को जो पहले समाप्त किया गया, उसमें सबसे पहला कानून था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी कि जैसे ही राजा का सत्ता खत्म हुआ, जैसे ही क्रांति हुआ, सबसे पहला जो काम किया गया वो किया गया सेंसरशिप की समाप्ति। यहाँ पे एक वर्ड आपको समझना है, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है जब भी कोई किताब, कोई मूवी, कोई पेपर, कोई नाटक जब सामने आ रहा होता है, आज के दिन में देखिए कोई पेपर छपा, कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई मूवी आ रहा है, तो उसको पहले चेक किया जाएगा सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा कि क्या ये सही है, क्या ये समाज में गलत भ्रांति तो नहीं फैलाएगा, क्या ये समाज में अराजकता तो नहीं फैला देगा, लोगों को परेशान तो नहीं कर देगा। अगर वैसा कोई कंटेंट वहाँ पे मिलता है तो उसको हटाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह सेंसरशिप वहाँ पे लागू था। ये हर जगह होता है, लेकिन सेंसरशिप मनमाना नहीं होना चाहिए। अब क्या, सरकार अगर गलत करता रहे तो क्या उसको नहीं छापने देना चाहिए? सरकार कभी बोलेगा कि मेरे खिलाफ छापो? आप लोग खुद सोच के देखिए। सेंसरशिप का मतलब है कि सरकार के कुछ लोग चेक करेंगे आप सही लिख रहे हैं गलत। अब सरकार के खिलाफ जो लिख रहा है उसको बोल देगा तुम गलत लिख रहा है। बताइए क्या ये सही बात है? लेकिन तो फिर कौन डिसाइड करेगा सही है गलत क्या है? तो देखिए, जो अच्छी सरकारें होती है वो सेंसरशिप पर को समझ लिए अनुकूल तरीके से चलने देती है कि तुम समझो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो सही है उसको सही बताओ, जो गलत है वो गलत बताओ। लेकिन इस समय राजा ओजा के समय ऐसा सिस्टम नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था ताकि राजा का सच्चाई लोगों के पास ना आ जाए। लेकिन सबसे पहले यही कानून ख़त्म किया गया था, सेंसरशिप। ठीक है, अब सेंसरशिप ख़त्म हुआ, यानी कि अब जितना भी नया नया विचार आ रहा है, लोगों के मन में जो भी विचार आ रहा है, सरकार के खिलाफ भी विचार आ रहा है, सरकार गलत कर रहा है, वो सारी बातें अब लोगों को बताया जा सकता था। ठीक है, वाद विवाद होने लगा, वाद विवाद से ही नया विचार सामने आता है। अब लोगों को बोलने ही नहीं दीजिएगा तो विचार सामने आएगा कैसे? इसीलिए वाद विवाद आया। इस तरह नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूस सब जगह ये सारी चीज़ें दिखने लगा। किताब तो सब लोगों को पढ़ने नहीं आता था, इसीलिए ज़ोर से पढ़ा गया ताकि सब लोगों को समझ आए और सरकार के बारे में सारे लोग जान सकें। ये उस टाइम का चेंजेस था। ठीक, ये रोज़ाना की ज़िंदगी था। लास्ट आता है सारांश। सारांश मतलब होता है समरी, यानी कि आप लोग जो पढ़ें उसका क्या निष्कर्ष निकला। अब देखिए, निष्कर्ष में ये बताया है कि ये जो सारा चेंज आया था उसके बाद 1804 का समय आता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, और सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि अब राजा हम हैं। और वो ऐसा इंसान नहीं था कि चुप बैठेगा, वो पूरा विजय यात्रा शुरू करता है। वो पूरे दुनिया को ही जीतना चाहता था, लेकिन पहले यूरोप को जीतेगा, तो यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, पुराना जितना भी राजा था, राजवंश था, उसको हटाने की कोशिश किया। हाँ, उसको माना जाता था कि ये यूरोप को आधुनिक बनाएगा, मॉडर्न बनाएगा। निजी संपत्ति के लिए कानून लाया, दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल लाया, यानी कि पूरे फ्रांस में एक सिस्टम। अब ये क्या है कि व्यापार करने में आप 10 तरह का सिस्टम रखिएगा एक ही देश में, कि यहाँ पे मुद्रा कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे नापतोल करने का तरीका कुछ है, यहाँ पे कुछ है।
तो जब अलग अलग तरीके का मुद्रा रहेगा, अलग अलग तरीके का नाप तोल का तरीका रहेगा, तो फिर लोगों को तो ठीक नहीं लगेगा, व्यापार करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो व्यापार वो परेशानी होगा। इसीलिए ये सारा चीज़ क्या किया, नेपोलियन हटा दिया, एक सिस्टम लाया। तो नेपोलियन मुक्तिदाता लग रहा था, जनता को लग रहा था कि स्वतंत्रता दिलाएगा ये, लेकिन जल्द ही उसका पोल खुल गया और धीरे धीरे उसका जो कुरूप है यानी कि खराब रूप है वो भी सामने आने लगा। और सामने आने लगा तो 1815 में एक युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध, और वाटरलू के युद्ध में वो हार जाता है। और जो वो चेंज लाना चाहता था, कुछ अच्छा चेंज भी लाना चाहता था, ऐसा नहीं है कि नेपोलियन सिर्फ खराब चेंज ही लाना चाहता था। खराब यानी कि वो कंट्रोल करना चाहता था जनता को, लेकिन जनता को पता नहीं चलने देना चाहता था। लेकिन बहुत सारा चीज़ वो अच्छा भी लाना चाहता था, इसीलिए वो चेंज जो है उसके मृत्यु यानी कि मरने के बहुत दिन बाद आया था सामने। ठीक। और फ्रांस के क्रांति का आप लोग जो फ्रांस की क्रांति हुआ तो वो कौन सा विचार दुनिया को दिया, तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। स्वतंत्रता यानी कि सबको आज़ादी, और जनवादी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट विरासत है किसका, फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस का जो क्रांति हुआ वो विचार आज तक चला आ रहा है, बहुत जगह अभी भी लड़ाई चल रहा है दुनिया में कि क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, क्या चाहिए तो समानता चाहिए। ये विचार वहीं से शुरू हुआ था यार, ये आप लोग पढ़े ही हैं कि ये लड़ाई तब तक चलता रहेगा जब तक सबको अधिकार ना मिल जाए। और सूचना क्रांति का युग है, देखते हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा आंदोलन होता है, लोग लड़ने अपने अधिकारों के लिए रोड पे आ जाते हैं, और डिमांड ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ये विचार पूरा यूरोप में फैल गया, धीरे धीरे सामंती व्यवस्था खत्म हुआ। जब विचार यूरोप में फैल गया, सामंती क्या होता है, सामंती मतलब एक राजा के नीचे राजा, फिर उसके नीचे राजा, उसके नीचे 2-3 राजा, इस तरह करके, यानी कि अधिकारों को बहुत ही ज़्यादा दबाया जाता है इस सिस्टम में, और राजा के पास खुद पावर नहीं रहती, क्योंकि ये राजा इसके अंडर, ये राजा इसके अंडर। ये सामंती व्यवस्था बहुत अजीब चीज़ था यूरोप में। ठीक है, तो उसका खात्मा होता है इसी के वजह से। और औपनिवेशिक समाज, जहाँ पे दूसरे देशों के लोग राज कर रहे हैं, वहाँ भी ये विचार फैलता है। और संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना पर को आंदोलन में लिखा है, आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। अब सब लोग क्या डिमांड कर रहा है कि हमारा भी देश जो हो वो संप्रभु राष्ट्र राज्य हो। संप्रभु यानी कि अपना फैसला खुद करने वाला। अब हमारा देश है वो अपना फैसला खुद करे, ऐसा देश हमको बनाना है, कोई बाहरी शक्ति आके हमारे देश का फैसला ना करे। तो जहाँ भी आंदोलन दुनिया में चल रहा है वो लोग डिमांड कर रहा है संप्रभु राष्ट्र राज्य का। ठीक। और इस विचार में आप लोग इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे कभी, तो नाम सुनेंगे कभी टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ये दोनों क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। यानी कि ये लोग कैसे हैं, जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वो उस समय इसी समय 1799 में मृत्यु हुआ था किसका, टीपू सुल्तान का। तो ये 1779 यानी कि मृत्यु से 20 साल पहले या 15 साल पहले जो विचार फैल रहा था वो विचार पेपर के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से कहाँ पहुँचा, पूरे दुनिया में पहुँचा। उसी से प्रेरित हुआ था कौन, टीपू सुल्तान। ये उस टाइम का राजा है लेकिन प्रेरित हुआ था इन सब विचारों से। तो समझ रहे हैं आप कि पूरा दुनिया को ये विचार दिया कौन सा, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति दुनिया को एक ऐसा विचार दिया जो सारे लोग अभी भी उसके विरासत को ढो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या देखें, फ्रांस की क्रांति चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले हम लोग देखे थे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हालत था देश का जिसकी वजह से ऐसा हुआ, फिर क्रांति किस तरह हुआ, और फिर नया संविधान से फ्रांस कैसा बना, प्रतीकात्मक अर्थ क्या था, फ्रांस राजतंत्र को पूरी तरह हटाया गया, गणतंत्र की स्थापना हुई, महिलाओं के लिए क्रांति हुई कि नहीं हुई,
और दास प्रथा का ख़त्म किया गया और क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी किस तरह चल रही थी। फिर लास्ट में आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब देखिए जितना आप लोग समझते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन आसान ही होता है, बस समझना होता है और भाषा जो है वो आपको किताब से उठाना होता है। अब अपने भाषा में लिखिएगा तो अजीब लगेगा पढ़ के, इसीलिए आपको किताब से ही भाषा उठाना होता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछा है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, तो क्या ये बात आपको नहीं पता है? फ्रांस में क्या सिचुएशन था, क्यों लोग क्रांति पे उतर गया? पूरा सेकंड टॉपिक हम लोग वही तो पढ़े। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? क्या ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ आ रहा है? पूछ रहा है फ्रांसीसी समाज के फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो किसको फ़ायदा मिला? याद कीजिए, महिला को नहीं मिला है, निष्क्रिय नागरिक को नहीं मिला है, वो लोग आगे डिमांड करेगा। कौन सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं? राजा लोग, कुलीन लोग, पादरी लोग। क्रांति के नतीजे से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? क्रांति का जो भी नतीजा आया किसको निराशा हुआ होगा? देखिए राजा, कुलीन, पादरी ये लोग को हुआ होगा, फिर जिसको अधिकार नहीं मिला था उसको भी हुआ होगा। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? फ्रांसीसी क्रांति समानता, स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, ये सब विरासत छोड़ के गई है। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में। आपको बोल रहा है कि वो कौन सा अधिकार है जो अभी हमको मिला हुआ है, लेकिन वो शुरुआत हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से। वही सब, कानून के सामने सब बराबर है और स्वतंत्रता, समानता, बोलने की आज़ादी, याद कीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारा चीज़ उसी टाइम तो डिमांड किया गया था। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इससे सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे, यानी कि जो सार्वभौमिक अधिकार मिला था वो जो संदेश देना चाह रहा था, क्या आपस में ही कोई टकराव था उसमें? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन कैसे उभरा था? वही जो डायरेक्टरी शासन बनाया गया था फ्रांस में, 5 लोग बैठते थे लेकिन आपस में ही झगड़ते रहते थे, इसीलिए एक आदमी का वर्चस्व वाला वहाँ शासन स्थापित हुआ और इसीलिए फिर नेपोलियन का उदय संभव होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग जो सीख रहे थे वो ये कि जो बच्चे को एग्ज़ाम देना है वो तो देना ही है, लेकिन जिनको नहीं देना है वो देख रहे हैं वो विचार कहाँ से आ रहा है जो आज हम लोग जी रहे हैं। बस इतना ही समझाना उद्देश्य है। ठीक है, इतने ही हम चाहते हैं कि लोग समझ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।